हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जीएस की जो सीरीज़ चल रही है पॉलिटी वाली, उसमें आपातकालीन उपबंध वाला जो चैप्टर है वो कवर करेंगे। ऑलराइट, बाकी इससे पहले 10-12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी देख लीजिए। अगर वही देखते आ रहे हो तो ठीक है, इंटरेस्ट आता है। अदरवाइज़ बीच में से ऐसे किसी चैप्टर को पढ़ना कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लिंक होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, जीएस में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट से लिंक होती हैं। ये तो एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है। वेल, सबसे पहले आपात होता क्या है, आपातकाल क्या होता है, ये चीज़ हम जान लेनी चाहिए। आपातकाल का मतलब होता है कि किसी भी मान लीजिए कि कोई भी लड़ाई दंगा हुआ है या फिर कोई झगड़ा होता है, उस चीज़ से निपटने के लिए कोई एक रोक लगा देना, उस चीज़ पर कुछ ऐसा प्रावधान कर देना जिससे उस झगड़े से या फिर उस युद्ध से या फिर उस चीज़ से निपटा जा सके। ठीक है, तो वही आपातकाल कहलाता है, इमरजेंसी कहलाती है। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, घर में एक छोटे से झगड़े में भी हो सकती है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ क्या प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक एक करके सारे आर्टिकल्स देखेंगे, किस तरीके का प्रावधान होता है, क्या कितने तरीके का आपातकाल होता है, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट है, पहले तो आपात उपबंध देख लेते हैं एक नज़र में किताबी भाषा में कि क्या होता है। आपात उपबंध विपरीत परिस्थितियों में देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता एवं लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होते हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है, ये चीज़ पहले बता चुकी हूँ, तथा सभी राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जानेंगे इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि कहाँ पर हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है, किस भाग में या किस अनुच्छेद में। ठीक है, तो आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि इनको, मतलब जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ को तो नहीं, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अदर कंट्रीज से ली गई हैं। ठीक है, जिसमें 1935 का जो अधिनियम है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसी कुछ चीज़ें ली गई हैं, तो इसलिए आपात उपबंध को भी कहीं ना कहीं के संविधान से लिया गया होगा। तो इसको जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इसमें कुछ जो ये फैक्ट है ये गलत हो गया है, टाइप यहाँ पे ये इतनी जो लाइन है ये गलत है। ठीक है, ये केवल इतना याद रखना है कि इस प्रावधान को कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। क्लियर। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, इससे पहले कि हम इन तीनों उपबंधों को जानें, इससे पहले कि इसका उद्देश्य क्या होता है, वैसे मैं बता चुकी हूँ कि आपातकाल लगाने का उद्देश्य क्या होता है, फिर भी जैसे मैंने भी यहाँ पर बताया था ना, तो यही इसका उद्देश्य है। यानी कि जब भी कोई युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है, तो उसके आधार पर इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल हो या फिर कोई भी आपातकाल हो, उसके आधार पर उसको, अभी नेशनल इमरजेंसी की बात कर रही हूँ मैं केवल, इसके आधार पर इसको लगाया जाता है ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे ये तीनों उपबंधों की कि किस अनुच्छेद में कौन सा दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में। ठीक है, वन बाय वन हम इनको जानेंगे। सबसे पहले आज, या फिर हो सकता है इसका दूसरा पार्ट भी बन जाए, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आपात के बारे में, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में वर्णित है। इसको युद्ध या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारणवश, यानी कि उसके आधार पर लगाया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान देने की बात क्या है, हालांकि हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, फिर भी मैं बता देती हूँ। बात यह है ध्यान देने की, ये मैंने इसी शब्द पर क्यों सर्कल किया है, क्योंकि प्रारंभ में संविधान में क्या था कि राष्ट्रीय आपातकाल के 3 आधार थे। ठीक है, यानी कि 3 कारणों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। वो पहला था आंतरिक अशांति, यानी कि आपके देश में कोई अशांति है, कोई भी रीज़न है। ठीक है, अशांति या गड़बड़ी का प्रयोग, मतलब कि एक तो ये था, ऊपर से ये दोनों थे, बाह्य आक्रमण या फिर युद्ध। ठीक है, तो हालांकि एक ही मीनिंग है बट फिर भी ये थे। ये जो था सशस्त्र विद्रोह,
ये शब्द बाद में यूज़ किया गया है, इससे पहले आंतरिक अशांति वर्ड यूज़ किया जाता था। क्योंकि अब क्या हुआ, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 44 अमेंडमेंट 1978। इस अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह से विस्थापित कर दिया गया किस शब्द को, आंतरिक अशांति को। रीज़न क्या था इसके पीछे, रीज़न दरअसल ये रहा था, अब ये बार बार ये वाला केस आता रहेगा, ठीक है, डिस्कस करती जाऊँगी मैं। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया था, जब आपातकाल लगाया था तो यही आधार बताया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया था, ठीक है। अब पूरी चीज़ धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे करके उसमें अमेंडमेंट किया गया, कैसे उन चीज़ों को समाप्त किया गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ एक फैक्ट और हैं इससे रिलेटेड। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की, आज मैंने ये क्वेश्चन कवर भी किया था टेस्ट सीरीज़ में, डेली टेस्ट में, केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है, न कि सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह से। अब सुनिए, ये भी अभी चेंज हुआ है, 1975 से पहले या फिर 76 से पहले यही प्रावधान था कि अगर जो प्रधानमंत्री है वो केवल प्रेसिडेंट से ऐसा बोल दे कि हाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए, तो वो लगा देते थे। ना ही उन्हें कोई लिखित प्रस्ताव की ज़रूरत होती थी और ना ही किसी और की ज़रूरत होती, ना कि कोई और मंत्री वगैरह अपनी परमिशन दे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने इस चीज़ का यूज़ किया, इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ का, बहुत से लोग तो नहीं, मतलब उस टाइम पर गलत फ़ायदा उठाया गया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से, और कुछ एक मंत्री और थे, उनके नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो क्या किया गया, आपातकाल लगा दिया गया, ठीक है, बिना मंत्रिपरिषद की सिफारिश की, क्योंकि ऐसा प्रावधान ही नहीं था। अब 1978 के अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रावधान ख़त्म कर दिया गया कि केवल प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश से काम नहीं चलेगा, उसकी जगह पर पूरे जो मंत्रिपरिषद है उसकी पूरी लिखित पत्र के द्वारा, यानी कि लिखित सिफारिश चाहिए, तब ही प्रेसिडेंट राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, ठीक है। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 44 अमेंडमेंट 1978। याद रहना चाहिए कि पहले क्या प्रावधान था मूल संविधान में और अब क्या हुआ है। ओके, नेक्स्ट है। अब इसके बाद बात क्या आती है कि प्रक्रिया, यानी कि प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है आपातकाल लगाने का, ठीक है। तो प्रोसेस होता है, जब आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसे जारी रखने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है। प्रारंभ में ये 2 माह था, अब यहाँ पर भी कुछ चेंज हुआ है, बता देते हैं क्या चेंज हुआ है। पहले प्रक्रिया की बात चल रही है, उसके बाद बात करेंगे उसकी। सबसे पहले क्या होता है कि प्रेसिडेंट बोलता है, प्रेसिडेंट को भी घोषणा करता है, उसके बाद दोनों सदनों में 1 माह के अंतर्गत जो प्रस्ताव है वह विशेष बहुमत से पास होकर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये प्रावधान किया गया है। लेकिन इससे पहले क्या किया गया था, ये 2 माह पहले प्रारंभ में था, यानी कि जो मूल संविधान था उसमें 2 माह का प्रावधान था, इसको भी हटाने के लिए यही अमेंडमेंट हुआ था। 44 अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसको 1 माह की अवधि कर दी गई, पहले ये 2 माह था। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, ठीक है। इतनी चीज़ याद हो गई। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है, यदि संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन हो गया हो तो यह आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा, तथा इसके प्रत्येक 6 माह में, यानी कि पहली बात तो कि आपातकाल लगाया कितने टाइम के लिए जाता है, ठीक है, तो 6 माह के लिए लगाया जाता है। अब किसी का मन है कि उसको बढ़ाना है आगे, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, फिर से वही विशेष बहुमत से दोनों सदनों में फिर से प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद ही 6 माह के लिए उसको बढ़ाया जाएगा, अन्यथा वह नहीं बढ़ सकता है। कब तक बढ़ा सकते हैं इसको, 6 माह कर करके, आप जब तक चाहें तब तक बढ़ा सकते हो उसको, अनंत काल तक, ठीक है। 6 माह कर करके इसको बढ़ाती जाइए। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए, क्योंकि राज्यसभा तो विघटित हो ही नहीं सकती है, लोकसभा विघटित हो सकती है, उसका विघटन हो सकता है, तो अगर यहाँ ऐसा होता है कि 1 माह के अंतर्गत यहाँ पर पास करने की बात हुई है, ये रही, ठीक है, तो 1 माह में राज्यसभा में तो पास हो जाता है प्रस्ताव, लेकिन लोकसभा में नहीं हो पाता है, उसका विघटन हो जाता है, तो क्या होगा उस स्थिति में, क्या होगा, जब नई लोकसभा का गठन होगा तो वहाँ पर उसकी जो प्रथम बैठक होगी, पहली बैठक में ही क्या किया जाएगा, उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय। अब बात आती है जारी कब तक रहेगा, ये चीज़ क्लियर हो गई।
अब बात आती है समाप्त किस तरीके से किया जा सकता है ना, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल कब किस तरीके से प्रक्रिया है, यानी कि ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम जानेंगे इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं। समाप्ति से पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, ये जो 6 माह का जो वो है ना कॉन्सेप्ट के 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं उसको विशेष बहुमत के द्वारा। पहले क्या था, इस चीज़ में भी अमेंडमेंट हुआ है। पहले क्या था, मूल संविधान में ये प्रावधान था कि जैसे ही राष्ट्रपति वो करता था, यानी कि अनुमोदन होता था, पास होता था जैसे ही दोनों सदनों में, तो वो अनंत काल के लिए लग जाता था। आपातकाल अनंत काल के लिए, यानी कि कितने भी समय तक वो लग सकता था, ऐसा नहीं था कि 6 माह के लिए लगाए। लेकिन 6 माह पे बढ़ाने का जो प्रावधान है ये 44 अमेंडमेंट 1978 के थ्रू ही आया है, तो ये चीज़ भी याद रहनी है। अमेंडमेंट के थ्रू क्या क्या यहाँ पर जोड़ा गया वो सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा के द्वारा समाप्त की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अगर आपातकाल समाप्त करना है तो प्रेसिडेंट उसको अपनी उद्घोषणा के थ्रू, यानी कि बोलेंगे कि हाँ समाप्त हो गया, तो वो कर सकते हैं। इसमें कोई पार्लियामेंट की कोई परमिशन की नीड नहीं होती है, ना ही किसी विशेष बहुमत की या फिर ऐसी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब कितने जो लोकसभा का कार्यकाल है वो कितना आगे बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब ये कब तक चलेगा, तो किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद कब तक रह सकता है, ये भी चीज़ आएगी, प्रावधान आता है, तो ये 6 माह तक रह सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसी प्रकार की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल के साथ भी अपनाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची पर, ये चीज़ तो पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ मैं केंद्र राज्य संबंध वाले चैप्टर में, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर कानून जो बनाया जाता है वह केवल 6 माह तक प्रभावी रहता है, इससे ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अलावा आर्टिकल 358 एंड 359 इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, यानी कि किस तरीके से जब कोई राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो क्या उनका निलंबन होगा या नहीं होगा, या फिर वो एज इट इज़ ही रहेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 358 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा जब होती है, उद्घोषणा जब होती है, तो वह आर्टिकल 19 के तहत जो हमें 6 राइट दिए गए हैं, 6 क्लॉज हैं उसके अंतर्गत, जैसे कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है, या फिर हमें अपनी बात को रखने का या बोलने का अधिकार है। इसके अलावा हमें कहीं पर भी निवास करने का अधिकार है, भारत के अंतर्गत व्यवसाय करने का अधिकार है। ऐसे कुछ 6 क्लॉज दिए गए हैं जो कि फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में कवर कर दिए गए हैं। ओके, तो वो क्या कहेंगे, वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। किस आर्टिकल के तहत, जो 358 है वो स्पेशली आर्टिकल 19 के लिए बताया गया है, राइट। अब आर्टिकल 359 जो है उसके तहत क्या होगा कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो उसके दौरान राष्ट्रपति द्वारा अन्य मूल अधिकारों का निलंबन किया जाएगा। ठीक है, ये इससे संबंधित है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ जो हमारा फंडामेंटल राइट है, एक आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के साथ क्या क्या होगा ये जानते हैं। इसमें राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 जिसके तहत क्या प्रावधान है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, तथा अनुच्छेद 21 जिसमें कहा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाता है तो प्रेसिडेंट इनको निलंबित नहीं करेंगे, ये अधिकार आपातकाल के समय भी प्रभावी रहते हैं। ओके, आर्टिकल 20 एंड 21 19 कब जो है निलंबित होगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए। किस आर्टिकल के तहत होगा, 358 के तहत। क्लियर। अब इसके अलावा यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ये जानने से पहले एक चीज़ और है, कुछ फैक्ट है उसको क्लियर करते हैं। तो पहला है कि इससे पहले, सबसे पहले क्या था, मूल संविधान के तहत ये था कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वह कहीं पर भी, यानी कि
ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सके, केवल पूरे भारत में ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता था। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ था 42 अमेंडमेंट 1976, उसके थ्रू क्या हुआ कि यह अधिकार दिया गया प्रेसिडेंट को कि वह किसी एक क्षेत्र पर, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर भी राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरे ही भारत पर लगेगा। ये चीज़ कब चेंज हुई थी? 42 अमेंडमेंट 1976। इस चैप्टर में केवल यही इकलौता अमेंडमेंट ऐसा है जिसके थ्रू ये चेंज हुआ है, अदरवाइज सारे चेंजेस हुए हैं तो 44 अमेंडमेंट 1978 के थ्रू हुए हैं। ये चीज़ पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट करवाया था 38 अमेंडमेंट 1975। उसके द्वारा क्या हुआ कि आर्टिकल 352 जो है उसमें एक प्रावधान किया गया कि प्रेसिडेंट एक ही समय में 2 बार, यानी कि 2 अलग अलग आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकता है, राइट। जैसे कि अभी लागू हुई है, फिर उसके बाद 10 दिन बाद कोई और ऐसा रीज़न आ गया तो फिर से लागू कर दी गई। ये किया गया था, इस अमेंडमेंट के थ्रू ये राइट दे दिया गया प्रेसिडेंट को। लेकिन इसको भी हटा दिया गया, किसके थ्रू? 44 अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इस राइट को भी छीन लिया गया। किससे? यानी कि मतलब इस संशोधन को समाप्त कर दिया गया। किसको? आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट हुआ था 38, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है, 44 अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये कुछ एक पॉइंट थे, ये अमेंडमेंट भी इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। इसके अलावा कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है इंडिया में? राष्ट्रीय आपातकाल पहला हुआ था 3 बार हो चुका है। अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन के द्वारा हमला हुआ था, उस वजह से यह लागू हुआ था। रीज़न सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, इससे अलावा इसमें बहुत डीपली नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद दिसंबर में हुआ था 1971 से 1977 तक पाकिस्तान के द्वारा कुछ युद्ध हुआ था, मतलब पाकिस्तान के द्वारा जब युद्ध हुआ था उस रीज़न से किया गया था। उसके बाद 1975 से 1977 तक, ये 1977 इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब ये वाला आपातकाल लगा हुआ था 1971 वाला, उसी को 1975 में बढ़ा दिया गया था। यही चीज़ थी, आर्टिकल जो 38वां अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू यही राइट मिला हुआ था कि अगर कोई आपातकाल पहले से लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसको बढ़ा दिया जाए। यानी कि एक तो बढ़ाने का 6 महीने वाला तरीका था, वो तो अलग था कि दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो। ये क्या था कि दोबारा उद्घोषणा कर दी जाए प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो फिर इसको समाप्त कर दिया गया, इस वाले अमेंडमेंट को इसीलिए समाप्त किया गया था ताकि दोबारा से ऐसा ना हो। तो ये 3 आपातकाल लागू हुए हैं अब तक। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से हैं, कब कब हुए हैं और रीज़न्स क्या हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल वाला पूरा प्रोसेस है कि क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है, किस तरीके से उसकी उद्घोषणा की जा सकती है, ये तीनों चारों चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी हैं। अमेंडमेंट कौन से हुए हैं ये चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। बाकी तो और कुछ नहीं है, यही था बस इसके अंदर, और कुछ आई डोंट थिंक कि कोई और एक फैक्ट इसमें बचा है, और कोई फैक्ट नहीं बचा है। उद्घोषणा समाप्त करने वाला पूरा प्रोसेस मैंने बता ही दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के 2 जो हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।